हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। तो अभी हमने स्टार्ट की हुई है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक रेस्पिरेशन, जिस पर मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये 3rd वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्लाइकोलिसिस का नेक्स्ट पार्ट। यानी कि अगर टॉपिक के ओवरव्यू की बात करें तो हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और ये दोनों टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, जो कि सेकंड वीडियो के अंदर था, और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी। ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है, क्यों डिफरेंट है एक नॉर्मल सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस होती है उससे, और फिर हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो यहाँ इस टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी। तो आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल होते हैं, और इनका काम होता है टू कैरी द ऑक्सीजन, टू कैरी द ऑक्सीजन। हमारी पूरी बॉडी के अंदर हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है आरबीसी, और ये हमारे ब्लड में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये जो आरबीसी होता है, क्योंकि उसका मेन काम है टू कैरी द ऑक्सीजन, तो जैसे वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी खत्म हो जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल सेल को देखते हैं तो वहाँ न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर ऐसा नहीं होता। आरबीसी जैसे ही मैच्योर हो जाता है उसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए ज़्यादा, ताकि वो ऑक्सीजन को अपने अंदर रख सके और कैरी कर सके। लेकिन जब वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, बाकी सब ऑर्गेनेलिज होंगे, तो उसे स्पेस नहीं मिल पाएगा ऑक्सीजन को अपने अंदर रखने का और कैरी करने का। इसलिए जब भी वो स्टार्ट करता है ऑक्सीजन को कैरी करना, उस दौरान वो सबसे पहले अपने इन सभी को खत्म कर देता है, ताकि उसे स्पेस मिल जाए टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, यहाँ इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही ऑक्सीजन ये लेता है तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है इस तरीके से, और जैसे ही आरबीसी मानो यहाँ जाएगा, इसको यहाँ जाना है, ये टिश्यू हैं बहुत सारे जहाँ अलग अलग सेल हैं, तो ये क्या करता है, ये आरबीसी जो है अपने जो हीमोग्लोबिन था इससे जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, इस ऑक्सीजन को फिर वो यहाँ दे देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे अंदर आया तो इससे बाइंड करता है, फिर इसको कैरी करता है, और जहां इसको छोड़ना है वहां ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को दे देता है जहां पर भी रिक्वायरमेंट है। तो ये काम करता है आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है और क्या क्या डिफरेंस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, वो हम बेसिकली देखने वाले हैं। तो अगर बात करें ग्लाइकोलिसिस में, अच्छा ये और देख लीजिए, स्टार्टिंग में जो है जब आरबीसी बनता है तो वो होता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। एक सेल होता है जहां से सारे टाइप के ब्लड सेल बनते हैं, तो वहीं से बनता है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, जो कि प्रोड्यूस करता है एचबी को। मतलब ये आरबीसी बन गया है। आरबीसी में जब एचबी फॉर्म हो रहा होता है, हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा होता है, उस दौरान उस आरबीसी को हम बोलते हैं प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद ये और डेवलपमेंट करता है, फिर ये बन जाता है एरिथ्रोब्लास्ट। इसका मतलब है कि अब उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। जब वो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में होता है तब उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही एक बार एचबी बन जाता है कंप्लीट, तो ये अपने न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब रिमूव कर देता है। और जिस टाइम ये अपने न्यूक्लियस को रिमूव कर देता है उस टाइम उसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे ये और ग्रोथ करता है, तो वहाँ पर जो मतलब फिर ये आरबीसी ब्लड के अंदर एंट्री कर जाता है, और बाकी जो ऑर्गेनेलिज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि ईआर है, गोल्गी है, उन सबको ये एक्सक्लूड कर देता है, मतलब अपने आप से बाहर निकाल देता है। तब आप उसे बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। और इसी दौरान ये जो आरबीसी है ब्लड के अंदर एंट्री कर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ इस लास्ट में बोलेंगे इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट बोलेंगे। उस दौरान ये मैच्योर आरबीसी हो जाती है, मतलब अब इसके पास ना ही तो कोई ऑर्गेनेली है, ना ही इसके पास न्यूक्लियस है, केवल इसके पास एचबी यानी हीमोग्लोबिन है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड में अभी फिर से बता देती हूँ, जब ये बोन मैरो में होता है, मतलब जहाँ इसकी फॉर्मेशन होती है, तो उसे कौन फॉर्म करता है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से ये फॉर्म होता है इन द बोन मैरो। ये बनता है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, जहाँ पर ये एचबी को अपने अंदर फॉर्म कर रहा होता है। जैसे एक बार एचबी फॉर्म हो जाता है तो ये अपने न्यूक्लियस
न्यूक्लियस को खत्म कर देता है, तब ये कहलाता है इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, फिर ये एंट्री कर जाता है ब्लड के अंदर। जैसे ही ब्लड के अंदर ये एंट्री करता है तब आप उसको कहेंगे रेटिकुलोसाइट। इस दौरान यहाँ ब्लड में एंट्री कर चुका है, साथ साथ जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं वो भी सब खत्म हो गए हैं, और लास्ट में वो बन गया है मैच्योर आरबीसी, तब आप उसे कहेंगे एरिथ्रोसाइट। जब उसके पास ना ही न्यूक्लियस है ना ही कोई ऑर्गेनेली है, बस वो उसके पास एचबी है और वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो देखने वाले हैं कि मैच्योर आरबीसी में कैसे होती है ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पर ये स्टेप हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। एक नॉर्मल सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप है सेम ऐसे ही होते हैं, बस एक को छोड़कर। जो लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है सारे स्टेप सेम होते हैं, केवल एक को छोड़कर। और वो स्टेप कौन सा है? वो होता है हमारा ये वाला स्टेप। देखो ये फर्स्ट स्टेप था, एक मिनट रुकिए, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड, ये थर्ड बिल्कुल सेम रहेगा, फोर्थ बिल्कुल सेम रहेगा, फिफ्थ बिल्कुल सेम रहेगा, फिर सिक्स्थ बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन सिक्स्थ के बाद जो सेवेंथ स्टेप आता है वो उसमें समहाउ स्किप हो जाता है। ठीक है, इसमें चलता क्या है, सिक्स के बाद यहाँ ये सेवेंथ स्टेप चलता है। मतलब कि हमारे पास अभी क्या है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है। हमने पढ़ा था कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, जहां पर SLP होकर 2 ATP बनती हैं। लेकिन ये स्टेप उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। कहां पर? 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहां से डायरेक्टली ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। मतलब ये कौन सा स्टेप होगा, 7th हो गया है, ये 8 हो गया है, फिर यहाँ ये 9, ये 10। तो होता क्या है कि ये वाला जो स्टेप है जहाँ पर ATP फॉर्म हो रही होती है, ये स्टेप इसमें स्किप हो जाता है और बन जाता है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब बात आती है कि यहाँ ATP की रिक्वायरमेंट तो होती है ग्लाइकोलिसिस को, तो वहाँ पर ये ATP को स्किप क्यों करता है? ऐसा क्यों हुआ है कि उसने ATP नहीं बनाई है और वो कन्वर्ट हो गया है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में? तो उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके दौरान ये कन्वर्ट होता है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। क्यों होता है, क्या फायदा है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, बाकी सब आगे के स्टेप भी क्या होंगे, सेम होंगे, पीछे के भी सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो जाता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों 1,3-bis फॉस्फेट ग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होता है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, एक साइकिल को हम पढ़ते हैं। देखिए साइकिल का नाम है रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल, जिसको 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट शंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये साइकिल हमें कंप्लीट बताती है कि कहाँ पर कौन सा स्टेप चलता है जिससे कि 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो देखो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि आरबीसी के अंदर ग्लूकोज आया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर कई सारे स्टेप होते हैं और वो कन्वर्ट होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, जहां पर एक NAD पॉजिटिव यानी कि जो 2 NAD पॉजिटिव होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 NADH में। इसे किसने किया था, मतलब कि PGAL से कन्वर्ट होकर बना था 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। किसने बनाया था? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ने। तो यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा कि नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस में होता है। लेकिन इसके बाद फिर ये कन्वर्ट होता था 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, लेकिन यहाँ आरबीसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट फिर कन्वर्ट होता है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, और फिर ये 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। यानी कि जो डायरेक्ट चलना था वो थोड़ा घूमकर ऐसे तब चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ADP बनने वाली थी वो ADP नहीं बनेगी अगर ये इस तरीके से चलेगा। अगर ये डायरेक्ट चलता है तो ADP बनेगी, मतलब ATP बनेगी, लेकिन अगर ये ऐसे घूमकर आता है तो ATP नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट साइट है ATP फॉर्मेशन की वो स्किप हो जाती है। होती कैसे है कि एक एंजाइम है जिसका नाम है बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देता है 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर ये 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और फिर ये बनाता है पायरुवेट। मतलब फिर ये नॉर्मल चलेगा जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है एक 7th स्टेप होता है जिस पर ATP फॉर्म होती है, और एक 10th स्टेप होता है जिस पर ATP फॉर्म होती है। लेकिन अभी हम देख के आए हैं कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी में ये जो फर्स्ट साइट है ATP की, ये फर्स्ट साइट है, ये सेकंड साइट है। ध्यान से समझो, 7th पर बना है फर्स्ट टाइम तो इसको बोलते हैं फर्स्ट साइट ऑफ
फर्स्ट साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस और इसको बोलते हैं सेकंड साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। तो अभी हमने देखा है कि आरबीसी के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें जो फर्स्ट साइट है एटीपी सिंथेसिस की वो स्किप हो जाती है, वो नहीं हो पा रही है। देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट साइट है 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट अगर डायरेक्टली कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में तो एटीपी बनती है, लेकिन यह डायरेक्ट कन्वर्जन ना होकर ऐसे घूमकर कन्वर्जन हुआ है जिस वजह से एटीपी नहीं बन पाई है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ है? ग्लाइकोलिसिस में 2 ही तो स्टेप है जहाँ पर एटीपी बनती है, उसमें भी एक को नहीं किया जा रहा है, तो उसका कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि आरबीसी के अंदर एटीपी ही नहीं बनती है, उससे जरूरी है कि 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाए? क्या कारण है? तो देखिए मैं समझाती हूँ आपको। कारण ये है कि जैसे ये HB है, मतलब ये आरबीसी का सेल है, इसके अंदर ये HB है और HB से लगा हुआ है O2, ठीक है। अब ये आरबीसी जाएगा और मानो ये टिश्यू है जहां इसे ये ऑक्सीजन को रिलीज करना है, छोड़ना है। तो होता क्या है कि HB से ये जो ऑक्सीजन है काफ़ी अच्छी तरीके से बाइंड रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड रहता है। अब जैसे ही आरबीसी यहाँ आ गया, टाइम आया कि अब ये HB इस ऑक्सीजन को, अब ये जो HB है ये इस ऑक्सीजन को रिलीज करे, अपने आप से छुड़ाकर यहाँ दे दे, टाइम आ गया है। लेकिन HB की जो एफिनिटी है O2 के साथ में वो बहुत ही हाई है। अगर वो ऐसे ही रही, वो ऐसे ही जुड़े रहे तो ये ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, और जो कि मेन काम होता है आरबीसी का कि ऑक्सीजन को देना। अब अगर ये ऐसे ही जुड़े रहे तो ये नहीं दे पाएगा, तो आरबीसी अपना काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहाँ एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल होता है जो HB की जो एफिनिटी है O2 के साथ में उसको डिक्रीज कर देता है, मतलब HB से O2 को अलग कर देता है वो कंपाउंड, जिसका नाम है 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट। बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो भी हम बना कर आए हैं, जो भी देखा है हमने, ठीक है, ये बना है ना जो 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि HB और O2 की जो एफिनिटी है, जो HB की एफिनिटी है, ये जो क्या करता है 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है, डिक्रीज करता है, decrease the affinity of HB to the oxygen। तो जैसे ही ये आरबीसी यहाँ आ जाता है, मतलब वो टाइम आता है कि अब उसको ऑक्सीजन डोनेट करना है, यहाँ देना है, उस दौरान जरूरी है कि इस सेल के अंदर, इस आरबीसी के अंदर जो लेवल है 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट का, यानी 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट का, इसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो ये एफिनिटी को कम कर देगा, O2 यहाँ रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा नहीं होगा, ये कम रहेगा, तो ये दोनों जुड़े रहेंगे, और अगर ये जुड़े रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट बने। तो अब आप बताओ कि यहाँ इस स्टेज पर एटीपी ज़रूरी है या 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट ज़रूरी है? ऑब्वियसली 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट जरूरी है। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस में एटीपी को भी एक बार इग्नोर कर दिया जाता है कि एटीपी ना बने तो ठीक है, बस 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये करता क्या है, 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट इनकी एफिनिटी को कम करता है। इसी वजह से ये यहाँ बना है, इसी वजह से ये साइकिल चलती है आरबीसी के अंदर विद इन द ग्लाइकोलिसिस। और अगर कंडीशन ऐसी है कि आरबीसी को अभी डोनेट नहीं करना है ऑक्सीजन, तो वो आराम से अपना यहाँ सारे स्टेप कर रहा होता है और एटीपी बना रहा होता है। लेकिन टाइम जब वो आता है कि उसको रिलीज करनी है O2, तो वहाँ पर ये एटीपी को नहीं फॉर्म करता, ये फॉर्म करता है 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट को, ताकि ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, ठीक है। इसलिए जरूरी है 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट का बनना, ठीक है। देखो लिखा भी है 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट accumulate in the mammalian erythrocyte यानी RBC where it facilitate the supply of oxygen to the tissue by binding to the hemoglobin। ये 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन के साथ जो उसकी बाइंडिंग थी वो लूज हो जाती है और ऑक्सीजन वहां से रिलीज होकर टिश्यू में चला जाता है। 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट decrease the hemoglobin affinity for oxygen, thereby shifting the entire oxygen binding curve to the right side। ये भी हमने तब पढ़ा था जब एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एक कर्व होता है जो डिफाइन करता है कि फिलहाल जो हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन जो है उनकी एफिनिटी ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये जो 2,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट होता है ये उस कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर देता है,
ठीक है। दिस इज वाई अलाउ द हीमोग्लोबिन टू एक्ट एज एन इफेक्टिव ऑक्सीजन कैरियर इन द बॉडी, अनलोडिंग अबाउट 66% ऑफ द ऑक्सीजन टू द एक्सरसाइजिंग टिश्यू। मतलब केवल इस कंपाउंड के कारण ही जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को हर जगह ट्रांसपोर्ट भी कर पाता है और सबको दे भी देता है। अगर ये कंपाउंड नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले तो लेगा, वहां चला भी जाएगा, वहां लेकर चला भी जाएगा, लेकिन उसको अनलोड नहीं कर पाएगा। तो अनलोडिंग के लिए जरूरी है कि वहां ये फॉर्म होता रहे। ठीक है, देखिए ये कर्व भी आपको दिखाया गया है कि कैसे शिफ्ट होता है। तो मानो यहाँ पर ये कर्व है, अगर ये इस तरीके से है, यहाँ पर ये कर्व है, नॉर्मल तरीके से है, इस कर्व को बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को हमने पढ़ा है एलोस्टेरिक एंजाइम के केस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, समझ लेना इस टॉपिक को। तो होता क्या है कि अगर ये इस तरीके से है, यहाँ नॉर्मल कंडीशन है, अगर आप जो डीपीजी है, डीपीजी क्या है बेसिकली, डीपीजी ही हमारा 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, जिसको यहाँ डीपीजी बोला है, यानी कि 2,3-डाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल बोल लीजिए, या फिर 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बोल लीजिए, या फिर 2,3-डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट भी बोल सकते हैं यहाँ, फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो अगर आप 2,3-डीपीजी की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाते हैं, तो जैसे ही डीपीजी यानी जो 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है अगर वो बढ़ेगा तो वो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ में उसको डिक्रीज कर देगा। और जैसे ही वो डिक्रीज होता है तो ये जो कर्व है ये राइट की साइड में शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये ऐसे आ जाता है। तो अगर ये ऐसे शिफ्ट हुआ है इधर की साइड या फिर ऐसे शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी थी ऑक्सीजन के लिए वो डिक्रीज हो गई है। और अगर वहाँ जो 2,3-डीपीजी है उसकी कंसंट्रेशन अगर कम है कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है और O2 है उनकी एफिनिटी अच्छी रहती है, तो ये जो कर्व है ये शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स द राइट। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जो डीपीजी है उसकी जो कंसंट्रेशन है अगर हम घटाते हैं तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, और अगर उसकी कंसंट्रेशन को अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, और अगर घटाते हैं, कम करते हैं, तो वो शिफ्ट होगा टूवर्ड द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ लिखा भी है कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व है इसके कारण वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है, जिस वजह से वो ऑक्सीजन को फिर रिलीज भी कर पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्म होना। तो ये फॉर्म होता कैसे है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। कौन सा एंजाइम है? म्यूटेज, जो कन्वर्ट करता है इसको इसमें। फिर जैसे ही इसका काम हो जाता है फिर इसको फिर से ग्लाइकोलिसिस में भेज दिया जाता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज की हेल्प से ये फिर से बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और फिर आगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट और फिर लास्ट में पायरुवेट। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस समहाउ सेम है, बस इस स्टेप को छोड़कर। चलिए, तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा। अब बारी आती है कि ग्लाइकोलिसिस तो कंप्लीट हो गया है, अब आगे क्या होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन तो बहुत सारा है, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन तो बहुत सारा है, लेकिन वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है। अभी हमने पढ़ा है कि जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो वो अपने सारे ऑर्गेनेल्स को खत्म कर देती है। तो अब वहां पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वहां पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ हमें वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इस वजह से ये आरबीसी के अंदर जो पायरुवेट बनता है, ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बनता है, फर्दर वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है इन द आरबीसी। कैसे चलती है देखो, ये ग्लूकोज है, आरबीसी का सेल है, आरबीसी के सेल के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज करता है ग्लाइकोलिसिस जिससे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, साथ में 2 एटीपी भी बनती हैं, 2 एटीपी भी बनती हैं। साथ साथ देखो अब 2 एटीपी कब बनेंगी, यदि वहां पर ये साइकिल नहीं चल रही है, वहां पर अगर ये साइकिल नहीं चल रही है तो 2 एटीपी बनेंगी। अब देखो इस पूरी साइकिल की अगर बात करें, अगर ये चल रही है तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस में
2 एटीपी देने पड़ते हैं और 4 हमें मिलते हैं, तब हम बोलते हैं फाइनली कि हमारे पास 2 एटीपी हैं। लेकिन अगर ये साइकिल चल रही है तो यहाँ पर जो 4 एटीपी बनने थे वो नहीं बनेंगे, अब यहाँ पर केवल 2 एटीपी बनेंगे, क्योंकि जो 7th स्टेप पर एटीपी बनती थी वो तो नहीं बनी है, केवल 10th स्टेप वाली एटीपी बनी है। तो 2 ही एटीपी हमने दी हैं, 2 ही बनी है, तो वहां पर हमें नेट एटीपी 0 मिलती है। अगर ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये साइकिल रन हो रही है ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ में, तो वहाँ 0 एटीपी मिलेगा। लेकिन अगर ये साइकिल नहीं रन हो रही है तो बस फिर तो नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस चलेगी, 4 एटीपी बनेंगे, 2 यूज़ कर लिए जाएंगे और फिर वहाँ लास्ट में हमें 2 एटीपी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया हुआ है अगर वो साइकिल नहीं रन हो रही है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर 2 एटीपी मिलेंगे हमें। ठीक है, और 2 NADH भी मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेंगे और 2 NADH मिलेंगे। अब जैसे ही पायरुवेट बना तो अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं कर सकता, तो वो वहाँ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट बना देता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट हो जाते हैं इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है NADH की। किसकी? NADH की। और वो NADH आते कहाँ से हैं? वो NADH आते हैं जो यहाँ पर बने हैं, ग्लाइकोलिसिस में जो बने हैं वो यहाँ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, फिर ये बनता है NAD पॉजिटिव और फिर ये NAD यहाँ फिर से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बना है, ना ही तो कोई ATP बनी है, ना ही कोई NADH बना है, तो ये लैक्टेट में कन्वर्ट क्यों होता है? मतलब कि 2 ATP तो हमें यही मिल गई है, यहाँ तो कोई ATP नहीं बना, तो ये करना क्यों पड़ता है? क्यों ज़रूरी है कि पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट हो? चलिए इसका कारण मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस है, आपको अगर याद है तो ग्लाइकोलिसिस के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है 2 NAD पॉजिटिव की, और फिर फर्दर ये कन्वर्ट होता है 2 NADH में। अब अगर ग्लाइकोलिसिस हमें करवानी है और वहाँ 2 NADH ना हो तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ हमने दिया है ग्लूकोज और ये हुआ है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए 2 NAD पॉजिटिव ज़रूरी हैं, ये अगर नहीं है तो NADH नहीं बनेगा, और अगर ये नहीं है तो पूरा ग्लाइकोलिसिस भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो कमी है वो लगातार पूरी होती रहे, इसलिए इसको लैक्टेट में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ मानो पायरुवेट बन गया है, तो पायरुवेट बन गया है। अब अगर ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये पायरुवेट जाता है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल होती है यानी TCA साइकिल होती है, और फिर होता है ETS, और ETS के दौरान ये जो NADH बना है, ये NADH जो है कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में, और फिर ये NAD पॉजिटिव यहाँ इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अब ये सब तो नहीं हुआ है, अब ये सब तो नहीं हुआ है, तो अब अगर यहाँ NAD पॉजिटिव नहीं बन रहे हैं तो यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ नहीं आएंगे तो ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाएगा। इसीलिए पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टेट में, ताकि वहाँ पर जो NAD पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। कैसे? जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में तो वहाँ पर जो NADH है, NADH को इस्तेमाल कर लिया जाता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में, और फिर इसी NAD पॉजिटिव को यहाँ इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जिस वजह से ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू रहती है। तो ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखने के लिए ये प्रोसेस चलता है। ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखने के लिए पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और बाकी कोई फ़ायदा नहीं है इसको लैक्टेट में कन्वर्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर ATP तो बन ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए ये लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है ताकि जो ग्लाइकोलिसिस है वो लगातार चलता रहे, लगातार वहाँ से NAD पॉजिटिव मिलते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्लूकोज पायरुवेट से लैक्टेट, और जब लैक्टेट बनता है तो यहाँ NADH को इस्तेमाल करके NAD फ्री हो जाता है, और फिर ये NAD यहाँ फिर से इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखो लिखा भी है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट से फिर लैक्टेट बनता है, और यहाँ हमें मिलता है NAD पॉजिटिव, और इसी NAD पॉजिटिव को इस्तेमाल करके ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी कि RBC के अंदर ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है और क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस से। तो एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं इसको फटाफट से। तो ग्लाइकोलिसिस इन RBC कैसे होता है, क्या डिफरेंस होता है? तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि ग्लाइकोलिसिस में जो फर्स्ट साइट ऑफ
फर्स्ट साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, फर्स्ट साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस जो थी, कौन सा स्टेप था, 7th स्टेप जो था, ये स्किप हो जाता है, ये स्किप हो जाता है। ठीक है, स्किप होता क्यों है? अच्छा, हर बार नहीं होता है, ये मैंने तुम्हें बताया है कि अगर 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की रिक्वायरमेंट है तो स्किप होता है, अदरवाइज स्किप नहीं होता है। तो जब ये स्किप होता है तो वहां पर फॉर्मेशन होती है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, या फिर इसी को ही बोलते हैं 2,3-DPG, ये फॉर्म होता है, जिसके कारण ये स्टेप को स्किप करना पड़ता है। वरना आरबीसी क्यों स्किप करें? ऑलरेडी आरबीसी के अंदर कम एटीपी बनती हैं क्योंकि वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, और उस कम एटीपी में भी जो कुछ बन रही है उनको भी स्किप कर देते हैं। तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ऐसा जो कि उसको स्किप करना पड़ता है। वो इंपॉर्टेंट है कि वहां पर 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होनी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है? क्योंकि ये जो है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है एफिनिटी, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में उसकी जो एफिनिटी है उसको डिक्रीज कर देता है। दैट्स वाई इट कैन कैरी द ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक तो हमने ये डिफरेंस देखा है, नॉर्मल जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें 7th स्टेप चलता है, लेकिन यहाँ पर 7th स्टेप को स्किप कर दिया जाता है यदि वहाँ पर रिक्वायरमेंट है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की। जब ये बनता है तो एफिनिटी को कम कर देता है, जिस वजह से वहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। और हमने क्या देखा है, और हमने देखा है कि वहाँ जो पायरुवेट है, पायरुवेट का क्या फेट रहता है, पायरुवेट का फेट ये रहता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। लैक्टेट में कन्वर्ट क्यों होता है? ताकि लगातार ग्लाइकोलिसिस के लिए एनएडी की जो पूर्ति है, एनएडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे, इसलिए वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको भी डिटेल में हम पढ़ लेंगे जब हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहां पर भी हम देखने वाले हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी जो पायरुवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस होगी, वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि लैक्टेट क्यों बनता है, ताकि ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू रह सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैं सोल्व करवा देती हूँ। ये है दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट आपको यहाँ सही दिए हैं, केवल ऑप्शन में थोड़ी गलती की है, मैं बता देती हूँ। द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट में दिया है कि ग्लाइकोलिसिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय पायरुवेट काइनेज। ये जो स्टेटमेंट है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो पायरुवेट काइनेज से रेगुलेट नहीं होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा है कि 3 एंजाइम ऐसे हैं जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कर सकते हैं, हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। तो यहाँ पर पायरुवेट काइनेज भी रेगुलेट कर सकता है, लेकिन लिखा है कि नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमसे पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, तो हमारा ए तो होना चाहिए आंसर में। अच्छा, बी में लिखा है लैक्टेट कैन बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एग्जैक्टली, लैक्टेट भी तो हो सकता है एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का। अभी हम देख के भी आए हैं आरबीसी में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में क्या बनता है, लैक्टेट बनता है। सो लैक्टेट कैन बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे पूछा क्या है, गलत, तो ये हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। सी में लिखा है ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट फंक्शन एनारोबिकली, मतलब ग्लाइकोलिसिस अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, ये भी गलत है। हमने पढ़ा है अच्छे से कि ग्लाइकोलिसिस को ज़रूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की, वो इंडिपेंडेंट होता है, ऑक्सीजन हो या ना हो वो चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस काम ही नहीं कर सकता अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डी में लिखा है इन इरिथ्रोसाइट्स द सेकंड साइट इन द ग्लाइकोलिसिस फॉर एटीपी जनरेशन कैन बी बाईपास, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अभी हमने पढ़ा है कि आरबीसी के अंदर जो फर्स्ट साइट होती है एटीपी जनरेशन की वो स्किप होती है, ना कि सेकंड। और फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट साइट होती है 7th स्टेप, और सेकंड साइट कौन सी है, 10th स्टेप। तो 10th तो होता ही है, 10th में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाला जो है वो स्किप हो जाता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है गलत, लिखा है कि आरबीसी के अंदर जो सेकंड साइट है ग्लाइकोलिसिस में एटीपी जनरेशन की वो बाईपास यानी स्किप हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है।
यानी यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गलत है, 1 सही है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2 के हिसाब से, ठीक है। तो इसके मतलब इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ए सी डी होना चाहिए, यानी ए सी भी होगा आंसर, मतलब 4th भी होगा, और ए डी, अच्छा डी तो दिया ही नहीं है, पर फिर भी आप समझ सकते हैं इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में। फर्स्ट भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, केवल बी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। अभी लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कितना आसान है। इन मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी के अंदर, मेच्योर आरबीसी के अंदर द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट कंटेन द कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज, मतलब कि आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जिसमें कि ग्लूकोज का कार्बन होता है। तो यहाँ ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज फाइनली बनता है पायरुवेट में। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के 6 कार्बन पहले आते हैं पायरुवेट में, पायरुवेट में आते हैं। तो पायरुवेट जो बना है वो किसके कार्बन से बना है, ऑब्वियसली जो ग्लूकोज के कार्बन है उनसे बना है। तो पायरुवेट में जो कार्बन है, इस पायरुवेट में जो कार्बन है, फिर ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में। तो लैक्टेट जिस कार्बन से बना है ऑब्वियसली वो भी तो ग्लूकोज से ही आया है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, जो कंटेन करता है ग्लूकोज का कार्बन, वो क्या है, ऑब्वियसली वो तो लैक्टेट है। तो 4th विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, बेहद ही आसान है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन द आरबीसी हेल्प बाईपास द फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलिसिस। आरबीसी के अंदर कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप जहां एटीपी फॉर्म होता है उसको बाईपास यानी स्किप करने में हेल्प करता है। चारों में से कौन सा है ये आपको कॉमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी को भी अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।